So ameloblastoma has been described as benign but locally invasive, benign and locally invasive with a strong tendency to recur and locally malignant. So this is a beautiful definition basically given by Carl. What he said is that ameloblastoma, although is benign, but it is locally very aggressive. It has also been defined as a benign and locally invasive with a strong tendency to recur. And someone else described it beautifully as locally malignant. ठीक है? तो ameloblastoma जब भी मिलता है ना, तो पेशेंट को आपने जो काउंसल करना है ना, वो इस तरीके से जरूर करना है कि इट्स नॉट malignant, it's not life threatening, but it can become life threatening. Can anyone tell me how can it become life threatening? Any idea? सर वो सर highly साइज इतना इंक्रीज हो अगर जाए malignant changes में आ जाए or it can change into malignancy. सर या तो साइज malignant इतना इंक्रीज हो जाए कि सर वो वो एयरवे को हो जाता है कि वो एयरवे को अगर साथ सर कंप्रेस कर देता है। ऑपरेशन कराते हैं। यार सारे मेरे चीते फ्यूचर सर्जन बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सबने, आसल ने भी सही दिया, असद ने भी बिल्कुल ठीक दिया, किरत ने भी सही दिया, ईमान ने भी ठीक दिया कि इट कैन लोकली एडवांस बट लाइफ थ्रेटनिंग पता कब होगा? जब एयरवे इन्वॉल्व कैसे होगी कि जब ये मिलिग्नेंट हो जाए, ठीक है, और ये जाके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाए। सो मिलिग्नेंट एमिलोब्लास्टोमा, एमिलोब्लास्टिक कार्सिनोमा, दे कैन एक्चुअली मेटास्टेसाइज इनटू लंग्स। ये तब लाइफ हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग। ऑल्सो अगर बिनाइन ही है, मिलिग्नेंट नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिला में था और पीछे टेरिगोइड प्लेट्स तक गया और टेरिगोइड प्लेट से पीछे स्कल बेस में चला गया। स्कल बेस को वंस इसने इन्वॉल्व कर लिया ना अगर, तो फिर आपको पता है वहाँ पे बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं एंड दैट कैन एक्चुअली लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट। सो दिस इज द क्लासिक WHO क्लासिफिकेशन स्कीम जो 92 में आई एंड देन इट केप्ट ऑन चेंजिंग और 2016 में जो लेटेस्ट आई भी है। सो पैथोजेनेसिस जो है ना इसकी, ये 4 इसके डिफरेंट थियरीज हैं अकॉर्डिंग टू थॉमा एंड विलियम्स, ठीक है। It can develop due to late developmental sources like cell rest of enamel organ, etc., rest of molasses, etc. Early embryonic sources से भी आ सकते हैं like disturbances in the developing enamel organ, etc. जो basal cells है ना surface epithelium के, उनसे एक theory है because ameloblasts की जो होती है ना shape, ये आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो basal cells से मिलती जुलती होती है, तो इसके ऊपर theories बनी हुई है। And secondary developmental sources like the epithelium of odontogenic cysts, यानी कि dentigerous convert हो गया, OKC convert हो गया, ये 4 theories है, ठीक है। So late developmental sources, early embryonic sources, basal cells and secondary developmental sources. It's actually never come in the exam this question, but सर्जरी का कुछ पता नहीं है, you guys have to be ready कि ये वाला शायद आपको क्वेश्चन आ रहा है कि what are the different theories. When I was doing my FCPS, तो हमारे पास पेपर्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता था, there are different theories of giant cell lesions, वो आता था। तो मैंने नोट किया है कि सही काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनर्स who are making the final year BD और also FCPS part 2 papers as well, ठीक है। तो उन लोगों को कभी कभी जो है ना वो पता नहीं चलता एंड वो ना FCPS लेवल का सवाल मेरे ख्याल से BDS में भी आ जाता है। तो प्लीज बी रेडी फॉर ऑल ऑफ दिस। ये सारी मेरी स्लाइड्स आपके पास होंगी, प्लीज आगे फिर लिख लेना कुछ ना कुछ कोशिश, ठीक है। जी आप कुछ कह रहे थे साथ? सर वो ये थ्योरीज एक दफा कहना था कि वो रिपीट कर रहे हैं। सुनो, थ्योरीज की ना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि एक्चुअली वो डिटेल्स क्या है, बिकॉज वो मेरे सब्जेक्ट की उससे बाहर है इस टाइम, आप लोग के कोर्स से बाहर चीजें हैं। बट यू शुड नो देयर आर लेट डेवलपमेंटल सोर्सेज। जब टूथ डेवलप हो रहा होता है ना डेंटल लैमिना से, जब रूट डेवलप हो रही होती है एपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑफ मोलासेस से, उस टाइम में उनमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन, जैसे एमिलोब्लास्टोमा की बहुत सारी जीन्स हैं जो जिनमें म्यूटेशन होती है तो एमिलोब्लास्टोमा बनता है, ठीक है। दैट इज अ फैक्ट, दैट इज नॉट अ थियरी। जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से एमिलोब्लास्टोमा बनता है। इसका कोई टोबैको स्मोक वगैरह कॉज नहीं है, टोबैको स्मोकिंग कुछ नहीं है, रेडिएशन जो SCC की कॉजेज है वो इसकी नहीं है। दिस इज प्योरली ड्यू टू बैड लक फॉर द पेशेंट।
कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन है इन द लेट डेवलपमेंटल सोर्सेज ऑफ टीथ और द अर्ली एम्ब्रियोनिक सोर्सेज ऑफ टीथ इन द बेसल सेल्स ऑफ सरफेस एपिथेलियम, और इट कैन डेवलप फ्रॉम अ cyst फ्रॉम अदर ओडोंटोम्स एक्सेट्रा, यानी कि सेकेंडरी डेवलपमेंटल सोर्सेज में कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो गई, जैसे ओकेसी था बड़ी देर तक पड़ा, उसमें कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुई तो वो अमीलोब्लास्टोमा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सबको समझ आ गई है ना? Yes, sir. गुड, ये चार यार। Yes, sir. Now, according to WHO, in 2005, they divided ameloblastoma into 4 clinical types. 4 clinical types हैं। Unicystic clinical type होती है, solid है, multicystic, that is also clinical type. Desmoplastic is also clinical type, and also peripheral, जो soft tissues में होती है, that is also a clinical type. Okay, so radiographic types किसी को पता है? Radiographic type जब मोनोस्टैटिक पोलियोस्टैटिक वाला नहीं, यूनिसिस्टिक पोलिसिस्टिक। yes, it could be unilocular or multilocular, or it could be desmoplastic. ठीक है, desmoplastic is mixed, radiopacity भी होती है उसके अंदर, so that is also a radiographic type. ठीक है, और histological types कितनी होती हैं किसी को पता है? सर प्लेक्सीफॉर्म और फॉलिकुलर Follicular, plexiform और basilar होती है, desmoplastic भी होती है। बेसिलॉइड भी शायद। Yes, basilar. बस यार 2 खिजर आए में मेरे ड्राइंग रूम में बैठे हैं, वेटिंग रूम में 2 दफा खिजर कैसे आ गया मेरे उसमें वेटिंग रूम में? अच्छा, ठीक हो गया। तो ठीक हो गया। तो आप लोगों ने जो 7 सब टाइप्स बता दी है ना, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन 6 ज़्यादा कॉमन है, ये प्लेक्सीफॉर्म और बेसिलॉइड और ये वो सारी एट्रोफिक वगैरह और स्टेलेट। ठीक है, खिजर भाई फिर आ गए। खिजर भाई आ जाए, दरवाज़ा खुला हुआ है बॉस, आ जाए आप। जी सर, थैंक यू, आ गया हूँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। बात नहीं। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द इंसिडेंस, ये बहुत कॉमन ट्यूमर है एमिलोब्लास्टोमा। इट रिप्रेजेंट्स 13 to 54% ऑफ ऑल जॉ ट्यूमर्स। ये ना बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, एंड इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कॉमन है अफ्रीका में। अफ्रीका में नीग्रोज को ऐसे ऐसे जैगेंटिफॉर्म एमिलोब्लास्टोमास होते हैं। आप लोग गूगल पे कभी लिखोगे ना एमिलोब्लास्टोमा और इमेजेस पे क्लिक करो, उस पर एक से बढ़ के एक आपको अफ्रीकन ज़बरदस्त ट्यूमर नजर आएगा, बड़ा, इतना चेस्ट तक नीचे आया हुआ, इतना बड़ा बड़े ट्यूमर्स आपको जैगेंटिफॉर्म मिलेंगे अफ्रीका में। ठीक है, हमारे पास भी पाकिस्तान में इस तरह के बड़े बड़े ट्यूमर्स आते हैं। वेस्ट में थोड़ा छोटा होता है तभी पकड़ा जाता है, लेकिन वहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ओडोंटोम्स कॉमन है। ठीक है, इसकी जो ओवरऑल एवरेज एज है ना ट्यूमर होने की, वो दैट इज 36 ईयर्स, तो दैट इज फेयरली यंग। मतलब ऐसी जैसे ओल्डर एज में होता है ना, इसकी ब्रैकेट फेयरली यंग। तो जेनेटिक म्यूटेशन क्योंकि इसका कॉज है, तो दैट कैन अकर अर्ली एज वेल। मैंडिबल में ज़्यादा है, ठीक है, 5:1 का रेशियो है। आफ्टर एवरी 5 पेशेंट्स ऑफ मैंडिबल्स यू विल गेट अ पर्सन विद एमिलोब्लास्टोमा इन द मैक्सिला। ठीक है, देयर इज नो सेक्स प्रीडिलेक्शन, मेल फीमेल बराबर है। ठीक है, ये देखें, दिस इज द साइट डिस्ट्रीब्यूशन। इफ यू सी, सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह ना एमिलोब्लास्टोमा की, दैट इज द पोस्टीरियर मैंडिबल, यानी कि बॉडी एंगल रेमस। इस एरिया में ना एमिलोब्लास्टोमा को बहुत मज़ा आता है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे सिनेरियोज, लार्ज multilocular radiolucency in the angle of the mandible, ये सुना होगा, because that is very common, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैक्स के अंदर जो है ना, it occurs very frequently in the anterior region as well। ये जो 6% है ना, ये सारा ब्लैक्स नहीं बनाया हुआ है, ये वाला रेशो आप लोग सर्च कीजिएगा। एंटीरियर मैक्सिला के बहुत वैशी ट्यूमर्स, इतने ज़्यादा बड़े ट्यूमर्स होते हैं अफ्रीकन्स के कि आप लोग देखोगे कि उनका मैक्सिला मुंह से बाहर आ चुका होता है। उनके जो दांत है ना, आप लोगों को समझ आ रही है, उनके जो दांत है ना इंटीरियर मैक्सिला, वो ओरल कैविटी से बाहर आ चुके होते हैं। इतना बड़ा ट्यूमर होता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में। तो क्लिनिकल फीचर्स इसके,
swelling है, it remains asymptomatic for larger periods, ठीक है, then it produces intraoral and extraoral jaw swelling. मैं आपको जरा दिखाता हूँ intraoral या ये माहौल होता है, if you notice there is deviation of the frenum, यहाँ पे displacement of the teeth भी है, if you notice there is buccal and lingual expansion. OKCs में हमने पढ़ा था कि उसमें lingual expansion is rarely there, but in ameloblastoma lingual expansion is a very common phenomena. So जब भी आपने कोई पेशेंट को देखना है ना, तो आपने दोनों प्लेट्स उसकी पैल्पेट करनी है. लिंगुअल प्लेट अगर एक्सपेंडेड है ना, मोस्ट लाइकली इट्स एन एमिलोब्लास्टोमा. मोबाइल टीथ हो सकते हैं, इल फिटिंग डेंचर्स मिल सकते हैं, यू कैन फाइंड अल्सरेशंस एंड नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस. देखो अगर मैक्सिला का होगा, इंटीरियर मैक्सिला का, तो उसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, पेशेंट को ऑक्लूजन खराब हो सकती है. In the later stages, in very aggressive ameloblastoma, you can actually have nerve involvement. पेन भी हो सकती है if it gets, हाँ पेन तब होती है जब nerve involvement. एग्जैक्टली मैं बताता हूँ आपको पेन कब होगी. ये देखो पेन तब होगी जब ये जो दांत है ना, ये जो दांत है ना, इनके इर्द गिर्द कैलकुलस है, इसके थ्रू इन्फेक्शन चला जाएगा एमिलोब्लास्टोमा और अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर देगा, फिर पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, पर इतना बड़ा जब होगा तब तो पेशेंट को पता ही होगा, लेकिन जब छोटा होता है ना, पेशेंट को पेन होगी तो आपके पास प्रेजेंट करेगा, आप एक्सरे करेंगे तो आपको नीचे इतना बड़ा ट्यूमर मिलेगा. तो दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग फॉर द पेशेंट कि इन्फेक्शन हो जाए ताकि पेन हो जाए, पेशेंट आ जाए. नेक्स्ट एग शेल क्रैकलिंग. ये वाली बातें जो है ना, ये आपको एग्जाम में बहुत एग्जामिनर्स पूछेंगे, और वही होती है कि इस प्लेट को, लिंगुअल और इस बक्कल प्लेट को जब आप लोग प्रेस करेंगे ना, तो आपको एग शेल टिक 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 ऐसी क्रैकलिंग साउंड आएगी. ठीक है, वो क्यों आएगी? क्योंकि बक्कल प्लेट रिजॉल्व हो चुकी होगी. लिंगुअल थोड़ा लेट होती है क्योंकि इट्स अ थिकर प्लेट, बट स्टिल कभी ये भी कर जाती है. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट एमिलोब्लास्टोमा रुकता नहीं है, unfortunately keeps on enlarging and thinning the surrounding bone and involves the neighboring tissues as well. ठीक है, invasion of the medullary space is the first feature. ठीक है, साथ वाले पेरियोस्टियम को भी, मसल्स को भी, सबको इन्वॉल्व कर लेता है. रूट रिजॉर्प्शन, इट कॉजेज रूट रिजॉर्प्शन विदाउट एनी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, सो इट डज दैट विद इट्स डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक एमएमपी एक्सेट्रा. ठीक है, लोकली एग्रेसिव जो है ना, कंप्रेस करता है, एयरवे तक जा सकता है, जैसे बता रहा था आसिल. इट कैन इम्पेयर swallowing, इट कैन इरोड मेजर आर्टरीज और इन्वेड मिडिल cranial fossa as well. It can become, it is actually the next best thing after cancer. ठीक है, एमिलोब्लास्टोमा हमारे रीजन में. तो टेक एमिलोब्लास्टोमास वेरी सीरियसली, पेशेंट को भी काउंट करें आप. ओके, सो साइज में रेंज एज स्मॉल एज, जाहिर है छोटे से छोटा भी हो सकता है इन डायमीटर. तो अभी आप लोगों के पास इधर आने से पहले ना, हमारे पास डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आई हैं जिनका इंटरडेंटली ना छोटी सी रेडियोलेसेंसी है, बड़ी अनयूजुअल सी लोकेशन में, केनाइन और लैटरल इंसाइजर के दरमियान रेडियोलेसेंसी. तो आई वाज टेलिंग माय कॉलीग्स के यार इसका ना, इसकी बायोप्सी जरूर करवानी है, बल्कि मैं तो कहूँगा इंसिजनल बायोप्सी पहले कर लें, बिकॉज इट कुड बी एनीथिंग. इट कैन, मतलब have to always think dangerous word, so it could be a malignancy as well. तो अभी हम उसकी बायोप्सी कर रहे हैं. तो मतलब छोटा सा लीजन है ना, तो उसको ये मत सोचे कि डेंजरस नहीं हो सकता. ये इट कैन, वही छोटा सा लीजन जो होगी ना दांतों के दरमियान, इट कैन enlarge up to even 16 सेंटीमीटर, और बल्कि इससे भी लंबा. इन मैक्सिला इट enlarges to involve the maxillary sinus, nasal cavity, और आई की प्रोक्टोसिस भी कर देता है जब ऑर्बिटल फ्लोर को भी धक्का देना शुरू करते हैं. इट इज बिनाइन बट इट स्प्रेड्स. ठीक है, इसकी रिकरेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है, सो यू हैव टू फॉलो इट अप फॉर इवन समटाइम्स अप टू 20 ईयर्स तक इसका फॉलो अप चलता होता है. इसकी मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज अराउंड 2 to 4%, बट अगर जल्दी ट्रीट हो जाए ना तो फिर मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी कम हो. ठीक है, मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन नॉर्मली इसकी होती है टुवर्ड्स द लंग्स. ठीक है, and that's it. Other sites involved, nodes or liver, spleen, kidney. यहाँ पर भी there are reported cases of, you know, the malignancies into the ileum, hip bone तक ameloblastoma गया हुआ है. ठीक है, okay. Now radiographically it could be unilocular or multilocular.
ठीक है। यूनिलोकुलर जो क्लिनिकली या हिस्टोपैथोलॉजिकली होगा मोनोसिस्टिक, और मल्टीलोकुलर क्योंकि रेडियोग्राफिक टर्म है ना, रेडियोग्राफिक टर्म है मल्टीलोकुलर, क्लिनिकली इट विल बी मल्टीसिस्टिक। रेडियोलोजी इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स। 50% का ना शार्प बॉर्डर होगा, और रेडियोग्राफिकली इट विल हैव अ सोप बबल और अ हनी कोम्ब अपीयरेंस। ठीक है, ये देखिए दिखा गया। तो इसमें ना कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है जो स्प्रेड की, उसकी वजह से सोप बबल अपीयरेंस आती है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। ठीक है, अपीयरेंस है यार, इसके पीछे छुपा हुआ वर्ड। ठीक है, तो अमीलोब्लास्टोमा पेरिएपिकल फिल्म्स है ना, ये शो कर रही हैं यहाँ पे हनी कोम अपीयरेंस शो कर रही है। अगर आप इसका ओपीजी कराएंगे तो आपको बहुत वाइड सी एक लीजन जरूर मिल जाएगी, बट इफ यू नोटिस पेरिएपिकल इट्स शोइंग अ वेरी टिपिकल हनी कोम्ड और सोप बबल अपीयरेंस। ठीक है, ये चेक करो, इसको फर्स्ट टाइम पर देखेगा तो सीधा बोलेगा दिस इज अ डेंटिजरस सिस्ट। यस, तो देख के लगेगा डेंटिजरस सिस्ट है लार्ज, बट दिस इज एक्चुअली, ये देखो बच्चा है छोटा है, देखो इसके तो परमानेंट टीथ पड़े हैं। दिस इज अ वेरी लार्ज एमीलोब्लास्टोमा। अब इस बच्चे में मुझे बताओ, हाउ विल यू ट्रीट दिस लीजन? बच्चा है छोटा, एनी आइडिया? को बताएगा? सर मतलब हम मार्सुपिलाइज करके फिर इनिक्लिएशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि साइज काफी बड़ा है, ताकि साइज उसका स्मॉल हो जाए तो फिर उसके बाद उसको इनिक्लिएट कर दें। ओके, ठीक है, और एनीथिंग एल्स? सर जो भी आपने बताया था पार्ट 2 करेंगे, एग्जैक्टली पार्ट। सर हाँ बिल्कुल ठीक है। बेसिकली इसमें अमीर हमजा हूं मैं सर। यार अमीर और साद की आवाज बड़ी मिलती है। सर वही मैं साद ने कहता हूँ, मैं भी आंसर करता हूँ, साथ बोल देते हैं आप। सर साद ने भी वही बोला है जो अमीर ने बोला है। हाँ, लेकिन तुम लोगों का डिफरेंस मैं कैसे करूँगा साद और अमीर में? मेरे पास अगर सर नोटिफिकेशन, मुझे बोलना पड़ेगा, मैं अब जब भी बोलूंगा चलिए आई मैं एम आज अमीर आपको हमजा एंड माय बताऊंगा आगे आंसर कैसे इज। करना है। हाँ एक वॉइस ट्यूनर लगा ले यार। नहीं, जब अमीर थोड़ा जोर से बोलता है ना, फिर अमीर की आवाज में पहचानता हूँ। अमीर जब ठीक है एक सर, अब उर्दू मैं में जोर से बोलिए, बोलूंगा सर, अब मैं एक बैठ उर्दू के में बोलूंगा। बोलिए, एक इंग्लिश में। अमीर की आहिस्ता जो रोमांटिक वाली टोन है ना, वो साद वाली है सर ये भी ठीक है। एक्चुअली। आप जो है ना थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए, वरना आप साद लगते हैं। ठीक है, ठीक है सर, मैं अब अग्रेसिव होकर बोलूंगा। हाँ, यस मतलब सर। साद है ही रोमांटिक आदमी, जेब में हाथ डाल के रो ठीक हो। अच्छा, तो यार ऐसे बच्चों के लिए ना करना ही है कि अगर आप लोग इसकी रिसेक्शन कर दोगे तो बच्चे का मैंडिबल तो गया, पूरी जिंदगी मैंडिबल नहीं है। और अगर रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हो ना, तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हिप से बोन लेके। अब हिप भी तो ग्रो कर रही है ना, हिप भी तो, हिप का भी तो ग्रोथ सेंटर रुक जाएगा अगर हिप निकाल दोगे उस बच्चे की। तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के अंदर ना। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर वी वुड लाइक टू डू अ मार्सुपिलाइजेशन, ताकि इसका साइज छोटा हो जाए। और ये दांत निकाल देंगे जरूर, क्योंकि इसी के एपिथेलियम की वजह से मसला बना है। तो रिमूव दिस टूथ, लोअर बॉर्डर भी बच जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा। एंड ऑल्सो बिकॉज इट इज अ सिस्टिक कैविटी ना। अगर लेट्स से ये सॉलिड होता, ये मल्टी सिस्टिक होता, सॉलिड होता, तो फिर हम इसकी न्यूक्लिएशन कर सकते थे, नो सर। मार्सुपिलाइजेशन कर सकते थे। मार्सुपिलाइजेशन सिर्फ उन कैविटीज की जाती है जिनके अंदर फ्लूइड हो, उसकी एपिथेलियम को और नॉर्मल ग्लूकोजा को स्टिच कर देते हैं, अंदर से फ्लूइड निकल जाए, डी बल्किंग हो जाए। बट अगर सर अगर सॉलिड होता तो हमें तो फिर तो रिजेक्शन ही करनी पड़ती कि नहीं? फिर हम रिसेक्शन करते और फिर हम वेट करते रिकंस्ट्रक्शन का, और हम रिब्स से 2-3 रिब्स लेके लगाते हैं। रिब्स की, बच्चों की रिब्स से रिकंस्ट्रक्शन की जा सकती है कोस्टोकॉन्ड्रियल ग्राफ्ट वगैरह लेके। ठीक है, और हम किसी और कोई और रिकंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। बट अगर सिस्टिक है तो फिर हम इसकी मार्सुलाइजेशन करके दोबारा बोन फॉर्मेशन करवा सकते हैं। ओके ओके, सो अच्छा, थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डिटेल्स डाल दी हैं तुम लोगों के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा अब डर चुका हूँ ना आप लोगों के प्रॉब्स। मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस आए हैं ना,
जो सप्ली के पेपर में, वो मैंने अपने 2-3 मैक्सिलोफेशियल के कॉलीग्स से सवाल किया, तो उनको नहीं आता था वो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि अगर कोई मेरा कोई दोस्त है मैक्सिलोफेशियल सर्जन, उसको सवाल के जवाब नहीं आ रहा, वो सप्ली वाले बच्चों को सवाल आया है वो क्वेश्चन में। तो दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। तो इसलिए ना मैंने डिटेल्स बहुत ज़्यादा डाल दी हैं। अभी तुम लोग आगे देखते जाओ क्या होता है तुम लोगों के साथ। स्मॉल और लार्ज यूनिलोकल मल्टीलोकल लीजन्स हो सकती हैं, ठीक है। रूट रिजॉर्प्शन होती है, बक्कोलिंगुअल एक्सपेंशन इज देयर इन 80% केसेस, ठीक है। एंड स्टार्ट में ना इट डिस्प्लेसेस द न्यूरोवास्कुलर बंडल, बट आफ्टर अ व्हाइल इट वो इतना अग्रेसिव हो जाता है कि इट स्टार्ट्स इन्वेडिंग इट, एंड दैट विल रिजल्ट इन पैरेस्थीसिया, डिसस्थीसिया एक्सेट्रा। It can involve the maxillary sinus. It can even involve the eye. Eye पे जाएगा, प्रोक्टोसिस वगैरह भी करा देगा. This is a CAT scan of a patient. इसका ये axial section है sinus के लेवल पे, और ये देखो sinus पूरा का पूरा भरा हुआ है ट्यूमर के साथ, ठीक है। ये चेक करें, ये कौन सा एक्सरे? दिस इज अ लोअर ओक्लूजल व्यू। लोअर ओक्लूजल में आप चेक करें कि इस पेशेंट का एंटीरियर टीथ सारे के सारे उड़े हुए हैं, सारा मैंडिबल बक्कोलिंगुअल इतनी एक्सपेंशन हुई है, लोअर बॉर्डर इंटैक्ट है। वैसे अभी मैं डिपार्टमेंट में पेशेंट आया ना, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह का उसका एक्सरे है। तो इसको कोई होगा ना, हो सकता है कोई डेंटिस्ट पकड़े, और एक्चुअली यही हो रहा था अभी वहाँ पे कि इसकी रूट कनाल कर दें, इसकी रूट कनाल कर दें, ये ठीक हो जाएगा, ये लैटरल कनाल्स के थ्रू इन्फेक्शन है, तो ये वो। बट अगर मैं या तुम लोग इसको देखोगे तो सबसे पहले जो है ना, सायरन्स आपके बजने चाहिए देखने के, यार दिस कुड बी एन मीलियोब्लास्टोमा, इट कुड आल्सो बी अ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो ऑलवेज डू अ बायोप्सी। अगर ये इसको इन दोनों की एंडो करें और इसको फॉलो अप करें 14 डेज बाद, इसका साइज कम हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ ना तो राइट वे डू बायोप्सी, ठीक है। सर लेकिन ये तो सर इतना दांतों छोटा में है, तो कोई क्लिनिकली नजर आ गया था, मतलब क्लिनिकली उस तरह से ये तो काफी छोटी नहीं लग रही लीजन। इसका ना हुआ ये है कि ये इन्फेक्ट कर गया पेशेंट। हमारे पास अभी आएंगे ना, उनका इन्फेक्शन, उनको पेन है, तो infection as well, but you always have to be suspicious of something dangerous as well, always, ठीक है ना। सर सर इसकी नॉर्मल पिक्चर भी दांतों भेजना अगर आपके पास होगी। सॉरी, इसकी कोई लाइक रेगुलर पिक्चर के क्लिनिकली ये किस तरह नजर आया था? मैं तुम लोगों के ग्रुप में अभी शेयर करूंगा आफ्टर दिस लेक्चर, वो ली हुई है पिक्चर उन्होंने, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। डन जी साहब, क्या कह रहे थे तुम? मतलब सर दांतों में तो ऐसा कोई ना कैविटी नजर आ रही है ना, तो फिर हम मतलब व्हाई वुड वी थिंक इट्स, मतलब चले स्टार्ट में इस लेवल पे आके बंदा सोच सकता है कि आरसीटी की तरफ जाना चाहिए, लेकिन सर ऐसा कोई लीजन नजर नहीं आ रहा दांतों में, तो बहुत व्हाई जबरदस्त आरसीटी? केस में कुछ भी नहीं है। इट कुड बी अ पेरियो एंडो लीजन ना, पेरियो तो खराब है ना इस पेशेंट की, तो वो पेरियो के थ्रू गया, एंडो होगी लीजन, ठीक है। वो मतलब ऑपरेटिव वाले पता है हार तो मानते नहीं है वो, मतलब अगर नहीं है आरसीटी बोलेंगे नहीं इसमें है मसला, वो कहीं ना कहीं से निकाल देंगे उन्होंने, तो वो भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है साहब, यस सर, ओके सर। डॉक्टर जुबैर को ना बताना यार, ओके सर। बल्कि बता देना, कोई मसला नहीं है। सर उनका लेक्चर है अभी 12 बजे। अच्छा ठीक हो गया। उनको बोलना कि डॉक्टर बकार कह रहे थे कि सर इतना ना पढ़ाया करें प्लीज। डॉक्टर बकार कह रहे थे कि सर प्लीज थोड़ा कम पढ़ाएं, आप बहुत सर पढ़ाते हैं। आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। उनको बोले डॉक्टर बकार कह रहे थे हमारे हिस्से की ना, डॉक्टर बकार को असाइनमेंट दे दो, बोल दीजिए। सर वो सर फिर सर बोलेंगे डोंट ट्राई टू बी फास्ट विद मी। यार ये बहुत जबरदस्त बात नहीं करते सर, डोंट ट्राई टू बी फास्ट, बहुत साला। सर मैं भी बहुत फास्ट हूँ पहले दिन से ही। सर इसको तो ताना देते हैं, शी इज वेरी फास्ट। बहुत जबरदस्त उन्होंने ट्रांसलेशन किया ना उर्दू से, ज्यादा तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है। Okay. One of the variants of the ameloblastoma, desmoplastic. यार इसका नाम सुना है कभी, डेस्मोप्लास्टिक का? यस सर, हिस्टोपैथोलॉजिक टाइप है व्हिच इज मोस्ट एग्रेसिव, कार लाइक होता है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। वेरिएंट होता है। सेटेलाइट सेल्स होते हैं अंदर। बस, और
इट इज ऑल्सो हिस्टोलॉजिकली इट इज ऑल्सो रेडियोग्राफिक टाइप एज वेल, क्योंकि ये रेडियो वेग आपको नजर आएगी। ऐसे नजर आ रहा होगा कि यार है तो एमिलोब्लास्टोमा सोप बबल, बीच में ये क्या चीज आ रही है व्हाइट व्हाइट। तो ये ना आपको जब इस तरह की इरेगुलरिटी आए ना, तो अपने माइंड में रखो ऑस्टियोमाइलिटिस, गैरीज ऑस्टियोमाइलिटिस एंड डेस्मोप्लास्टिक एमिलोब्लास्टोमा एज वेल। ठीक हो गया। अच्छा यार ये जो है ना इसकी डिटेल में मतलब अब चलो चले जाते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ तुम लोगों को। इट इट एमिलोब्लास्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ नेस्ट स्ट्रैंड्स कॉर्ड्स ऑफ एमिलोब्लास्टिक एपिथेलियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तीन रट्टा मारती हैं जाहिर है, स्ट्रैंड्स एंड कॉर्ड्स। ठीक है, और इसकी सबसे जरूरी बात ये है कि पोलराइज्ड, इसमें पोलराइजेशन मिलेगी आपको। ठीक है, आउटर एपिथेलियल सेल न्यूक्लिया है। ये मुझे इतनी ज्यादा बातें पता नहीं है यार, ये मेरी फील्ड नहीं है इतनी, लेकिन ये है कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर टू मेन पैटर्न्स है, फॉलिकुलर एंड फ्लेक्सिफॉर्म। ठीक है, हुज़ैफा तुम अभी आए हो यार लेक्चर में? हुज़ैफा, सर ये रोटेशन समझ के आया। हुज़ैफा सर रात को लेट सोया होगा। हुज़ैफा डोंट ट्राई टू बी फास्ट विद मी। हुज़ैफा कहाँ हो? हुज़ैफा इधर नहीं है वो। सर वो उसको एंटर कर लें, वो उसने भी मैसेज किया कि डिस्कनेक्ट हो गया था, तो सर वो वेटिंग रूम में वो वो फास्ट है लेकिन उसका नेट स्लो है। स्लो है। मैंने इसको एंटर कर दिया हुआ यार, इसलिए तो मैं इसको हेलो बोल रहा हूँ। हुज़ैफा भाई, अच्छा यार ये तो बताओ, ये किस किस को बोला हुआ है डॉक्टर जुबैर ने, डोंट ट्राई टू बी फास्ट विद मी? सर मैं और मैं सलाम हुज़ैफा भाई, आर यू फास्ट टुडे? हेलो, फिर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सर। हुज़ैफा यस सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? यस सर, ठीक। चलो ठीक है, म्यूट कर दे यार, ठीक हो गया। लेट्स मूव। ये इसकी दो हिस्टोलॉजिकल टाइप्स हैं, फॉलिकुलर एंड फ्लेक्सिफॉर्म। और follicular it will resemble a tooth follicle, and plexiform का as the name indicates interlacing strands of narrow and wide odontogenic epithelial trabeculae होते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना है, बस यार ये याद कर लेना। और ये फॉलिकुलर पैटर्न है, ये देख रहे हो, ये टूथ लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ना, ये देखो इतना बड़ा फॉलिकल बना हुआ है, ये टूथ लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ फॉलिकुलर। इसमें रिवर्स पोलराइजेशन मिलेगी आपको सेल्स के अंदर, बहुत डिटेल में जाओगे अगर तो। एंड प्लेक्सीफॉर्म के देखो ये इंटरलेसिंग स्ट्रैंड्स हैं, ये देखो इंटरलेसिंग स्ट्रैंड्स हैं, और इनको जब जूम करके देखा है तो ये देखो रिवर्स पोलराइजेशन इसमें भी मिलती है। ठीक है, सब टाइप्स हैं, एकेंथोमेटस, बेसल सेल। एकेंथोमेटस फॉर्म ऐसी होती है, ठीक है, डेस्मोप्लास्टिक वेरिएंट ऐसा होता है। अच्छा मैं इसमें स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों को नाम याद होने चाहिए, बट उसकी हिस्टो सिर्फ याद होनी चाहिए फॉलिकुलर और फ्लेक्सीफॉर्म की। दैट्स इट। ये ग्रैनुलर की, डेस्मोप्लास्टिक की याद करने की जरूरत नहीं है। जो म्यूरल टाइप है क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिसिस्टिक लीजन के अंदर एक म्यूरल टाइप होती है। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लिनिकली व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। देन देयर इज अ पेरिफेरल एमिलोब्लास्टोमा, एंड बेसिकली जो पेरिफेरल है ना, ये सॉफ्ट टिश्यू एमिलोब्लास्टोमा होता है। ठीक है, बोन में इसकी एक्सटेंशन हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट सॉफ्ट टिश्यू में जरूर होता है। ठीक हो गया। इट इट मे बी सीन एज अ स्मूथ सेसाइल लीजन। किसी को पता है सेसाइल का क्या मतलब है? सर मतलब उसकी कोई पेडंकुलेटेड बेस नहीं होती। एग्जैक्टली, सो बिल्कुल सही कह रही हो। डन हो गया जी। आगे ये है जी सेसाइल जिंजिबल मैस, मतलब जो किरत ने बताया इसका कोई पेडंकल नहीं है, सो इट वोंट बी वेरी मोबाइल, इट विल मूव ऑन इट्स बेस स्लाइटली, बट ये बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखने में लग रहा है जैसे ना ग्रेनुलोमा है और इसको आप इजी ले सकते हैं ना, बट इट्स एक्चुअली है एमिलोब्लास्टोमा। इसकी जो मेलिग्नेंट सब टाइप्स है ना, वो होती हैं दो। इट कैन बी मेटास्टैटिक एमिलोब्लास्टोमा और इट कुड बी एन एमिलोब्लास्टिक कार्सिनोमा। ठीक है, अब जो कार्लसन एंड मार्च की रिकमेंडेशन है ना, उसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं और फिर कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है,
मैं आप लोगों को ना जनरल प्रिंसिपल्स कुछ बताता हूँ। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि कभी भी कोई एक्सरे दिखाए ना एग्जामिनर, तो उससे क्रॉस क्वेश्चन करो। सर कैन आई आस्क व्हाट इज द साइट ऑफ द लीजन, कैन आई आस्क व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट, कैन आई आस्क सर हाउ लॉन्ग इज द हिस्ट्री, कैन आई आस्क आर दीज टीथ वाइटल और नॉट, आर देयर एनी नर्व साइंस और नॉट। ठीक है, कभी भी सीधा आंसर नहीं देना देखने के बाद कि जी इन्यूक्लिएशन मार्सुलाइजेशन, ऐसे नहीं बोलना, रिसेक्शन ऐसे नहीं बोलना। ऑलवेज आस्क कि सर डिटेल्स थोड़ी और चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन दीज फैक्टर्स, बिहेवियर, पोटेंशियल ऑफ ट्यूमर, ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल फॉर्म, एनाटॉमिकल अकरेंस। इन यूनिसिस्टिक मीलियोब्लास्टोमा की टाइप्स किसी को पता है? यूनिसिस्टिक की आगे टाइप्स होती हैं, हिस्टोलॉजिकल टाइप्स। इंट्राम्यूरल, सर इंट्राल्यूमिनल, म्यूरल और सेप्लेक्सिफॉर्म। ओके शाबाश। तो लूमिनल, इंट्रालूमिनल एंड म्यूरल, ये तीन होती हैं। ठीक है, तो इसमें से जो है ना सिर्फ जो है ना म्यूरल, म्यूरल जो है ना थोड़ी खतरनाक होती है क्योंकि इट इज राइट एट द वॉल एंड दैट कैन इन्वेड स्टफ। तो म्यूरल से याद रखना, म्यूरल की एग्रेसिव ट्रीटमेंट है, बाकियों की आप मार्सुलाइजेशन कर सकते हैं। म्यूरल में यू नीड टू गो फॉर, मोस्ट लाइकली नीड टू गो फॉर रिसेक्शन। ठीक है, तो हिस्टो पे भी डिपेंड करता है, पेशेंट की इंसिजनल बायोप्सी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिसिस्टिक मीलियोब्लास्टोमा आया, जैसे जैसे कहाँ गया यार वो, जैसे ये है, समझो ये यूनिसिस्टिक मीलियोब्लास्टोमा है। ओके, तो इसमें हो सकता है यहाँ से बायोप्सी करें ना तो वहाँ लुमिनल हो, इधर से बायोप्सी करें यहाँ म्यूरल हो, यहाँ से बायोप्सी करें और यहाँ पे इंट्रालुमिनल हो। तो एक ही ट्यूमर के अंदर मल्टीपल चीजें मिल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से करें तो आपको डेंटिजरस मिले, सिर्फ यहाँ से करो डेंटिजरस मिले, यहाँ से करो अमीलोब्लास्टोमा हो, यहाँ से करो तो गोस्ट सेल ट्यूमर भी, उसमें गोस्ट सेल्स भी नजर आ रहे हो। अगर गोस्ट सेल्स नजर आ रहे हैं ना तो बस फिर आप ना मुहताद हो जाएं कि इट इज़ अ वेरी एग्रेसिव लीजन एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, यू नीड अ बिगर मार्जिन, इसकी रिकरेंस भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हमें ना मल्टीपल साइड से बायोप्सी करनी है, यहाँ से भी लेनी 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 है, यहाँ से भी लेनी, एक जगह से बायोप्सी इज नॉट इनफ। ठीक है, सो जनरल प्रिंसिपल्स के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट का फिजिकल एंड मेंटल स्टेटस कैसा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। विल ही बी एबल टू विथस्टैंड द सर्जिकल प्रोसीजर, बिकॉज ये जाइगेंटिफॉर्म होते हैं मीलियोब्लास्टोमास एंड दे नीड गुड रिकंस्ट्रक्शन आल्सो। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। द पेशेंट विल ओनली हैव वन चांस विद द सर्जरी unless you are trying to save vital structures and are going for two stage surgery, debulking, marsupilization। अगर आप पार्ट 2 ऑपरेशन कर रहे हैं ना उसमें पेशेंट को चलो 2 प्रोसीजर हो सकते हैं, 2-3 प्रोसीजर हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली द फर्स्ट विजिट टू द ऑपरेशन थिएटर शुड बी क्यूरेटिव। ठीक है, ट्रीट करके आएंगे। इसकी बहुत हाई है। बस फाइनल कुछ स्लाइड्स है फिर लेक्चर खत्म है। आप लोग का 12 बजे कुछ था ना, है ना? आप बता रहे थे अभी। सर रोटेशंस तो वो बुला तो नहीं रहे आप लोगों को? करेक्ट, इट्स ओके, आई एम जस्ट फिनिशिंग अप। उनको बताते 5 मिनट्स में। इंट्रोसिस जो है ना उनके मल्टीसिस्टिक का, ये देखो रिकरेंस रेट चेक करो 55 to 100%। इंट्रोसिस यूनिसिस्टिक का कम होता है, पेरिफेरल का बहुत कम है। ठीक है, क्यूरेटाज जो है ना मस्ट बी कंडेम्ड, ये चेक करें, it must be condemned because it can actually disperse the tumor into uninvolved areas। ठीक है, always go for resection, never curettage। मीलियोब्लास्टोमा के साथ वर्ड curettage यूज ही नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हाँ मार्जिन कितना लेना है? सेफ मार्जिन ऑफ uninvolved is approximately 1.5 to 2 centimeter for solid and 1 to 1.5 सेंटीमीटर फॉर यूनिसिस्टिक। ये आपको पता है कितना बड़ा मार्जिन होता है? बहुत बड़ा मार्जिन है 2 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा मार्जिन है। ठीक है, तो हम कैंसर में कभी कभी 1 सेंटीमीटर मार्जिन ले रहे होते हैं, इवन कैंसर में, बट मीलियोब्लास्टोमा में समटाइम्स वी हैव टू टेक 2 सेंटीमीटर मार्जिन बिकॉज इट इज सो एग्रेसिव। ठीक है, लोकली मैंने आपको बताया था बहुत एग्रेसिव है, रैपिड रिजॉर्प्शन करता है कॉर्टिकल प्लेट वगैरह की। अच्छा, अब
एक और जनरल प्रिंसिपल याद रखो, ऑलवेज व्हेन आर यू आर ट्राइंग टू रिसेक्ट एन इम्यूनोब्लास्टोमा टेक वन लेयर एक्स्ट्रा, यानी कि अगर बोन इन्वॉल्व है ना तो टेक पेरियोस्टियम एज वेल, अगर पेरियोस्टियम भी इन्वॉल्व है ना तो टेक दी ओवरलाइंग मसल एज वेल, और अगर मसल भी इन्वॉल्व है तो टेक दी ओवरलाइंग म्यूकोजा एज वेल। समझ आ गई सबको ये बात? यस सर। मैं आगे आपको दोबारा से बताऊंगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिफेरल भी बस निकाल देना है, मैंने आपको बताया था 15 to 20 इयर्स का इसका चलता होता है। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, मैंडिबुलर एक्सिजन विद ब्लॉक रिसेक्शन। मैं आप लोगों को एक केस दिखाता हूँ, तो अभी ये लोग ना इसके अंदर पड़े रहोगे ना, अब ये देखो, ये इतना ह्यूज एमिलोब्लास्टोमा है विद अ टूथ, ठीक है। इसके अंदर हमने रिसेक्शन की है, रिसेक्शन के अंदर क्या किया है कि अब इसका मार्जिन है, ये एमिलोब्लास्टोमा यहाँ तक आ रहा है, ये देखो ये फिजिकली यहाँ तक नजर आ रहा है। अब इस कॉन्डाइलर स्टंप, छोटे से कॉन्डाइलर स्टंप को बचाकर रिकरेंस अगर लेट्स से हम यहाँ से कट कर देते इसको, इधर से ऐसे, ठीक है, और आगे से मैंडिबल पूरा निकाल देते, तो इतने में अगर रिकरेंस होती ना तो वो ग्लिनॉइड फॉसा स्कल बेस के पास होती, तो इट इज बेटर टू टेक दिस आउट एज वेल, ठीक है। महरोज लेक्चर सुन रहे हो? यस सर। अब देखो इसकी लिंगुअल एक्सपेंशन कितनी हुई थी, ये सारी की सारी लिंगुअल एक्सपेंशन भी है, सारी वो भी निकाली है। निकालने के बाद इसके ऊपर से इन्होंने वैसे हटा दी हैं चीजें, लेकिन इसके ऊपर का पेरियोस्टियम और मसल वो भी सारा ले लिया गया, ठीक है। और इसके बाद ना इसके अंदर फिर ना रिकंस्ट्रक्शन इसकी की गई होगी, डिफरेंट तरीके होते हैं रिकंस्ट्रक्शन वगैरह करने के। मैं आपको एक और केस दिखाता हूँ, मैंने भाई बहुत डिटेल्स डाल दी हैं। ओके, ये देखो, ये जैगेंटिफॉर्म के साथ ना प्रेजेंट कर गया एक पेशेंट जिसका काफी बड़ा है। अब इंट्राओरली इफ यू सी कर, ये ट्यूमर अब बाहर आ चुका हुआ है, इट हैज इन्वॉल्वड द म्यूकोजा एज वेल। ये देख रहे हो, नॉर्मली आप लोगों को मैंने पहली पिक्चर दिखाई थी, म्यूकोजा ठीक था लेकिन अंदर एक्सपेंशन हुई थी, ये एक्सपेंशन है प्लस म्यूकोजा भी देखो गया इसका। ये सूचर लगा हुआ है इसकी, क्योंकि वापसी की है की होगी तो उनको पता चला होगा। दिस इज द रेडियोग्राफ, सी दिस इज द जाइगेंटिफॉर्म एमिलोब्लास्टोमा, इसने सब कुछ उड़ा दिया हुआ है। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस पेशेंट वेटेड फॉर सो लॉन्ग, बट ये देखो टूथ डिस्प्लेसमेंट, यू कैन सी ये इसका कॉज भी नजर आ रहा है हमें कि हुआ क्या होगा। ये आपका जो फोर्थ कॉज था ना एमिलोब्लास्टोमा का, डेंटिजरस की कन्वर्जन एमिलो में, ये वो लग रही है, चेक करें, सो ह्यूज, सो बबल अपीयरेंस, मल्टी लोकुलैरिटी। इसका ट्रीटमेंट बताओ भाई, कौन बताएगा चैंपियन? सर रिसेक्शन करेंगे, सर रिसेक्शन होगी रिसेक्शन होगी, फिर बाद में रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। जबरदस्त। Sir, honey, mandibulosectomy followed by reconstruction plate. एग्जैक्टली, सो दिस इज अ लिप स्प्लिट इंसिजन। ये लिप स्प्लिट करके खोला गया है, खोलने के बाद इसको कंप्लीटली निकाल दिया गया था, अंदर से रिसेक्ट कर दिया गया था। दिस इज द स्पेसिमेन, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये ब्लैक इसलिए हो गया क्योंकि ज़ाहिर इसको फॉर्मेलिन में डाल दिया था तो ये ब्लैक हो गया, लेकिन ये सारा का सारा निकाला गया है अलॉन्ग विद द पेरियोस्टियम एंड द ओवरलाइंग मसल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बाहर आ गया था, ये इसने इन्वॉल्व कर लिया था म्यूकोजा वगैरह, एंड देन इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड। यहाँ पे जो स्टंप थोड़ा सा बच गया था उसके साथ यहाँ पे 2 स्क्रू की जगह थी, सिर्फ 2 लगाए वाले, नॉर्मली एटलीस्ट 3 स्क्रूज लगने चाहिए ऑन ईच साइड। तो दिस इज अ बिग 2.4 रिकंस्ट्रक्शन प्लेट। ये भी किया जा सकता था कि पेशेंट का फिबुला लेके वो भी लगा देते, यहाँ पे फिबुला की बोन लगा के ना उसको ऐसे प्लेट कर देते, बट बिकॉज इट वाज सच एन एग्रेसिव लीजन, तो ऐसे केसेस में वी वेट फॉर वेदर की रिकरेंस होती है, 1 साल के बाद रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर रिकंस्ट्रक्शन होगी तो रिकरेंस होगी तो फिर ट्रीट करेंगे, फिर करेंगे, और वन ईयर तक अगर कोई रिकरेंस ना हो देन वी मूव ऑन टू द रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस एज वेल। ये इंट्रोरल पिक्चर है आफ्टर द रिसेक्शन, यू सी देयर इज नो मैंडिबल और वो सब कुछ क्लोज हो चुका हुआ है, एंड खैर ये बात के मामला है, ठीक है, हीलिंग वगैरह हो चुकी है। बट टू क्विकली अगर मैं आप लोगों को आखिरी कुछ बातें बताऊं, मैं बता सकता हूं या खत्म कर दूं? अगर 5 मिनट ले सकता हूं और सर बता दें। नहीं यार, तुम लोग कह सकते हो नो सर, यू कैन से नो, इट्स ओके। मैंडिबुलर एक्ससिजन जो है ना, रिसेक्शन, इट कैन बी अ ब्लॉक रिसेक्शन विदाउट कंटिन्यूटी डिफेक्ट और अ ब्लॉक रिसेक्शन विद अ कंटिन्यूटी डिफेक्ट, ठीक है।
फर्क ये होता है कि मैंडिबल से ऊपर से निकाल दिया ना अगर और लोअर बॉर्डर इंटैक्ट है तो दैट इज डन विदाउट कंटिन्यूटी डिफेक्ट, ठीक है। बर्स के साथ काटते हैं, मैंने आप लोग को इमीडिएट और डिलेड रिकंस्ट्रक्शन का भी कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है। दिस इज अ कंटिन्यूटी डिफेक्ट रिसेक्शन, इसमें ना कंटिन्यूटी खत्म कर दी। अगर इसको हम यहाँ से कट करते और लोअर बॉर्डर बचा के ऊपर से निकाल देते ना अगर, तो दैट वुड हैव बीन मार्जिनल रिसेक्शन। अभी इसमें हमने किया सेगमेंटल, ठीक है ना, ये आप लोगों को पढ़ाया हुआ डॉक्टर यासिर ने। पीआरपी वगैरह भी लोग यूज कर लेते हैं। मैक्सिलरी लीजन्स होना बहुत एग्रेसिव होना पड़ता है बिकॉज वो इतनी थिन बोन होती है ट्रेबेकुलर, उसमें ट्यूमर स्प्रेड बहुत तेज करता है। प्लस मैंडिबल में रिकरेंस मैंडिबल में ही होगी, मैक्सिला की रिकरेंस स्कल बेस में हो सकती है। तो मैक्सिला में तो रिस्क ही कोई नहीं लेना। मैक्सिला में जब भी कुछ हो ना तो आपने न्यूक्लियर बॉम्ब लेके पहुंच जाना है ओटी के अंदर। अच्छा, यूनिसिस्टिक जो है ना उसको आप कर सकते हैं बेसिकली मार्सुपिलाइज फॉलोड बाय ई न्यूक्लिएट, बट अगर न्यूरल टाइप है ना तो फिर रिसेक्शन है, ये याद रखो। एंड ऑलवेज गेट वन मोर लेयर, ऑलवेज गेट वन मोर लेयर, ठीक है। अब देखो मैं तुम लोगों के साथ ना एट फाइनल ईयर लेवल बहुत डिटेल में जा रहा हूँ। फाइनल ईयर में पता क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? रिसेक्शन, ईन्यूक्लिएशन, मार्सुपिलाइजेशन, दैट्स इट। तुम लोग इंशाल्लाह ट्रीटमेंट प्लानिंग की भी डिटेल्स में जा रहे हो। आई होप आप लोगों को फायदा हो। लेकिन अगर कुछ चीजें मिस, अगर आपको लग रहा है ना मैं थोड़ा स्पीड में नहीं जा रहा हूँ तो आई एम ऑलरेडी ओवर द लिमिट इस टाइम पे, तो आप परेशान ना होइएगा। नीलिमा से आप पढ़िएगा, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह सारी बातें। यूनिसिस्टिक का मैंने आपको बता दिया है कि मार्सुपिलाइज करके उनका साइज छोटा किया जा सकता है, बट नॉर्मली दे आर ऑल्सो रिसेक्टेड। एमिलोब्लास्टोमा की रिकरेंस इतनी हाई है, क्यूरेटाज बिल्कुल नहीं करनी, जस्ट रिमूव इट। अगर आप लोगों को श्योर नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एमिलोब्लास्टोमा के लिए फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस। किसी को पता है फ्रोजन सेक्शन एनालिसिस क्या होता है? सर वो रिसेक्ट करके साथ ही फ्रोजन सेक्शन में उसी टाइम पता लग जाता है। बिल्कुल, लैब भिजवा देते हैं जल्दी से हिस्टो करके, आपको हिस्टोपैथोलॉजिस्ट ना 45 मिनट्स में बता देता है कि मार्जिन इन्वॉल्व है या नहीं। इसके अंदर भी कॉर्नोइड सॉल्यूशन यूज किया जाता है, जैसे ओकेसी में यूज करते हैं या क्रायोथेरेपी यूज की जाती है ताकि मार्जिन को डेड कर दिया जाए, ठीक है। ओके, बस ठीक हो गया यार, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स है आप लोगों के लिए ना। मैक्सिलेक्टमी आप लोगों को बस पता होना चाहिए कि मैक्सिला के अंदर ट्यूमर जब रिसेक्शन करते हैं ना तो मैक्सिलेक्टमी तक बात पहुंच जाती है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, हेमी मैक्सिलेक्टमी भी करनी पड़ती है कभी कभी। अच्छा, अगर पेरिफेरल है एक्स्ट्रा-ऑसियस, उसकी सेसाइल मैस है, सिंपली ई न्यूक्लिएटेड, उसके अंदर कभी कभी बहुत क्लोज हो ना अगर बोन के, तो बोन के ऊपर बार के साथ पेरिफेरल ऑस्टेक्टमी भी कर देते हैं, बट नॉर्मली एक्सिजन इज इनफ। नाउ अब मैलिग्नेंट एमिलोब्लास्टोमा, मैलिग्नेंट एमिलोब्लास्टोमा के साइन एंड सिम्टम्स मुझे कोई बताएगा जल्दी से? चलो, लोकल स्वेलिंग होगी, पैरेस्थीसिया, डिसेस्थीसिया हो सकता है, लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, जबरदस्त। पेशेंट और अल्सरेशन हो सकती है, इंड्यूरेशन। पेशेंट बोल सकता है यहाँ पे मेरा 10 साल पहले एक सर्जरी हुई थी, आप चेक करेंगे फाइल तो पता लगेगा एमिलोब्लास्टोमा निकाला गया था, अब वो दोबारा मैलिग्नेंट होके वापस आया है, ठीक है। तो ये वाले साइन एंड सिम्टम्स होंगे। और ये मेटास्टैटिक के देखो मार्जिन्स तुमने किरत नहीं बताए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उसके मार्जिन्स विल बी इररेगुलर क्योंकि वो एग्रेसिव, इररेगुलर मार्जिन। जबरदस्त, ठीक है। तो उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आप लोगों को ना ये चीज़ें करानी है। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू डू सीटी, एमआरआई, पेट, यू आल्सो हैव टू डू सीरम हाइपरकैल्सीमिया टू सीरम जो है ना, सीरम अगर हाइपरकैल्सीमिया हुआ हो ना, इट इंडिकेट्स कि मेटास्टेसिस हो रही है, बोन रिजॉर्व की हो रही है हर जगह पे ना। इसके अंदर सर्जरी भी है और कीमो रेडियो भी है। सर्जरी के अंदर ना प्राइमरी साइड की सर्जरी तो होती है, इसके अलावा अगर वो लंग्स में मेटास्टेसाइज कर गया ना तो लोबेक्टमी भी की जाती है, लंग्स भी निकालने पड़े जा सकते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, तो एक दफ़ा फिर से सुन लो। टिश्यू डायग्नोसिस किया, उसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस अगर नजर आ रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच के साथ आप चेक करेंगे पेशेंट को, पेशेंट का पेट स्कैन कराएंगे, उसका ना रूल आउट करोगे कि कोई और तो नहीं गया हुआ, बाकी लंग्स में आया हुआ है, लिम्फ नोड्स में, इसके अलावा दूसरे स्केलेटन में तो नहीं गया हुआ। उसके बाद पेशेंट की इंट्राओरल ये हालात है ना, तो उसके अंदर रिसेक्शन क्या करोगे, 1.5 to 2 सेंटीमीटर मार्जिन लिया, इरेगुलर बॉर्डर्स होंगे, और रिकंस्ट्रक्शन अभी ना करो स्टार्ट में, फॉलोड बाय
आपने ना जो पेशेंट के ऑन्कोलॉजिस्ट है उससे ये पता करना है कि वेदर दिस पेशेंट नीड्स कीमो रेडियो एज वेल, एंड सर्जरी सिर्फ इसकी या उस नेक डिसेक्शन भी करनी पड़ेगी हो सकता है, या आपको लोबेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, खलास। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो पूछें यार प्लीज। हाँ, ये एक वो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसकी चाहे पिक्चर ले लो आप लोग, इसको याद करो। यूनिसिस्टिक है तो कंप्लीट रिमूवल है, पेरिफेरल ऑस्टेक्टमी भी की जा सकती है। अगर क्लासिक एग्रेसिव मल्टीसिस्टिक तो मैंडिबल में रिसेक्शन करनी है विद और विदाउट कंटिन्यूटी डिफेक्ट, एंड मैक्सिला में ज़्यादा एग्रेसिव है, 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन है इंस्टेड ऑफ 1, क्योंकि मैक्सिला इज सॉफ्ट, जल्दी करता है काम। एंड न्यूरोब्लास्टिक कार्सिनोमा है अगर, तो यू विल नीड सर्जिकल रिसेक्शन और नेक डिसेक्शन। जरा कोई क्वेश्चन आप लोगों को? नो क्वेश्चन, ठीक हो गया। मुझे स्क्रीनशॉट्स कौन भेजेगा? ऐसा करें ना कि साथ अपने फोन से स्क्रीनशॉट्स लेके तो मुझे भेज दो, अटेंडेंस लगा दे। ठीक है, ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट है। प्लीज इकरा। सर हमने 2 घंटे सर्जरी पढ़ी है, आज रोटेशन प्लीज ना लें। सॉरी, आज रोटेशन ना लें, अभी 2 घंटे सर्जरी पढ़ी है हमने। ये अच्छी रिक्वेस्ट है यार तुम्हारी। मैं देखता हूँ अगर तो किसी तरीके से अवॉइड हो सके, मैं चेक करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना अभी आज फर्स्ट डे है ना, तो ज़रा कॉलेज में वी आर ट्राइंग टू टेस्ट के हर चीज़ प्रॉपर फंक्शन होती है कि नहीं। जैसे मेरा टेस्ट मिजरेबली फेल किया है ना लेक्चर हॉल में बैठ के, तो इसको मतलब पढ़ाने का नेट तो चला नहीं, मैं तो 4G पे दे रहा हूँ लेक्चर। तो फिर मैं जाके ना कहता हूँ डॉक्टर साबिर को, डॉक्टर फारूक को, मुझे इजी लोड कराएं सर, मैंने सारा 4G पे किया। सर इनको प्राइवेट कनेक्शन जो है वो लेने का कहें आप? हाँ, स्टैटिक आईपी है, डन। यस सर। यार इकरा, मैं ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ इस टाइम पे ना वो पंप हुए बैठे हुए हैं, मैं लेकिन चेक करता हूँ। ठीक है इकरा? सर हमारा भी ठीक है सर, बता दें ग्रुप में प्लीज। हाँ, नहीं नहीं मैं ग्रुप में नहीं बता सकता कि लेक्चर नहीं होना, क्योंकि आज ना डॉक्टर साबिर होंगे लेक्चर के अंदर मोस्ट लाइकली, तो उनको बस वो तो लेंगे ना फिर। तो सर नहीं, फिर तो बिल्कुल ना लेना। जो बहुत लंबी रोटेशन हो जाएगी सर। सर हमारी ऑपरेटिव ही कैंसिल करवा दें। सर इधर 3:30 हो रहे हैं सुबह के, अभी तक तो सर्जरी भी खत्म हो जाता है। काम करो इकरा, तुम एक काम करो, तुम एक्सक्यूज कर लेना, तुम ड्यूरिंग द लेक्चर ना उनसे रिक्वेस्ट कर लेना, वो कम कर देंगे। उनको बोलिएगा कि सर वो इंटरनेट का मतलब सर्जिकल लेक्चर बहुत लंबा हुआ है, तो काइंडली इसको देख लें। चलो मैं भी कहता हूँ यार, मैं इधर भी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं सर। क्या कह रहे हो हासिल? सर यहाँ भी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं सर, कैंसिल करा दें ऑपरेटिव ही। सही बात है सर, बारिश भी हो रही है सर, बारिश में क्या रोटेशन लें आप? सर और तो भी कैंसिल करा दें प्लीज। यार मेरी क्लास सर आप तो ऑनलाइन क्लासेस सारी मैनेज करते हैं सर, आपके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। देखो, मैं बात करता हूँ साथ, मैं जब BDS में था ना, तो मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि हमारी क्लास की जितनी लड़कियां थी ना, बाहर बारिश हो ना तो उनसे अंदर क्लास के बैठा ही नहीं जाता, पढ़ाई ही नहीं होती थी उनसे। ये लॉजिक मुझे आज तक कभी समझ नहीं आई। सर दिस इज सो एक्यूरेट। सर बस बारिश हो रही है, हम घर पे बैठे नहीं था। और ये तुम लोग के सीनियर भी कहते थे, और अब आप लोग भी यही कह रहे थे कि सर हमारी लड़की नहीं, ये साथ में कहे बारिश हो रही है बाहर, उसने नहाने जा रहा है ना, मैंने तुझे कहा था साथ कह सकता है। सर, ये गीला होगा ना बाहर जाके। ओके यार, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके यार, इंशाल्लाह मिलते हैं। पठानों की गली में रहता है। ओके फिर आ रहा है सर मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, फिर जो जिसकी नहीं होगी वो फिर अपना रोल नंबर वहीं पे मार्क कर दे। डन, ओके।